नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182। हाँ, जिसे कनिष्क बमबारी के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। 23 जून 1985, एक ऐसी तारीख जिसे भूलना मुश्किल है। बिल्कुल। 329 जाने गई थी इसमें। ये कनाडा के इतिहास का सबसे भयानक आतंकी हमला माना जाता है। हाँ, और ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, जैसा कि आपने कहा। एक आतंकवादी हमला था, एक सुनियोजित हमला जिसके असर बहुत गहरे और दूर तक महसूस किए गए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। हाँ, मतलब उड़ान की डिटेल्स, बॉम्ब कैसे फटा, क्यों फटा, वजह क्या थी इसके पीछे, कौन लोग जिम्मेदार थे। और वो जांच जो इतनी लंबी चली, उसकी भी बात करेंगे। और आज इसकी क्या अहमियत है, क्या विरासत है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर इंडिया की उड़ान 182 एक बोइंग 747 विमान था। हाँ, टोरंटो से चला था, फिर मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली और आखिर में मुंबई जाना था। सब कुछ सामान्य लग रहा था उस वक्त तो, लेकिन फिर हाँ, लंदन पहुंचने से बस कोई 45 मिनट पहले विमान आइलैंड के तट के पास था। तभी कार्गो होल्ड में, मतलब जहां सामान रखा जाता है, वहां एक बम फट गया और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि विमान हवा में ही बिखर गया। हाँ, कोई नहीं बचा। सभी 307 यात्री और 22 क्रू सदस्य सब मारे गए। ये सोचना भी भयानक है। अच्छा, तो इसके पीछे वजह, सूत्रों में क्या कहा गया है? देखिए, ज्यादातर स्रोत यही बताते हैं कि यह हमला खालिस्तानी सिख चरमपंथियों का काम था। माना जाता है कि ये 1984 में जो भारतीय सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। हाँ, स्वर्ण मंदिर में जो कार्रवाई हुई थी। बिल्कुल, उसी का बदला लेने के लिए ये किया गया था, ऐसा सूत्रों का कहना है। और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड किसका नाम आता है इसमें? अक्सर बब्बर खालसा के तलविंदर सिंह परमार का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर लिया जाता है। लेकिन जहां तक सजा की बात है, कानूनी तौर पर क्या हुआ? क्या परमार को सजा हुई? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। परमार तो खैर बाद में मारा गया था, लेकिन सजा की बात करें तो सिर्फ एक ही व्यक्ति, इंद्रजीत सिंह रियात, जिसने बम बनाया था। अच्छा, सिर्फ बम बनाने वाला? हाँ, उसे 2003 में मानव वध मतलब मैनस्लॉटर के लिए दोषी ठहराया गया। जो बाकी मुख्य अभियुक्त थे, हाँ, उनका क्या हुआ? उन्हें 2005 में बरी कर दिया गया, सबूतों की कमी के आधार पर। क्या सिर्फ एक सजा इतने बड़े हमले के लिए? ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। और आप सोच सकते हैं कि इससे पीड़ितों के परिवारों में कितनी निराशा और गुस्सा रहा होगा। जब जाहिर है इस फैसले की आलोचना भी बहुत हुई होगी फिर तो। बहुत ज्यादा। और एक और बात जानना जरूरी है, उसी दिन मतलब 23 जून 1985 को ही हाँ, टोक्यो में नरिता हवाई अड्डे पर भी एक बम फटा था। अच्छा। उसी दिन। हाँ, वो बम एयर इंडिया की ही एक दूसरी फ्लाइट 301 के लिए था। उस विस्फोट में 2 बैगेज हैंडलर मारे गए थे। बाप रे, मतलब एक ही दिन 2 बम, एक ही नेटवर्क। जांच में यही बात सामने आई कि दोनों बमों के पीछे एक ही नेटवर्क था। ये दिखाता है कि साजिश कितनी बड़ी थी। इसके बाद तो जाहिर है जांच शुरू हुई होगी, और वो जांच मुझे लगता है वो अपने आप में कहानी है। हाँ बिल्कुल, ये कनाडा के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे महंगी जांचों में से एक बन गई। कितनी लंबी चली? करीब 20 साल, और इस पर खर्च हुए लगभग 130 मिलियन कनाडाई डॉलर्स। 20 साल और 130 मिलियन डॉलर। और नतीजा वही, सिर्फ एक दोष सिद्धि, रियात की। लेकिन 2010 में एक जांच कमीशन की रिपोर्ट आई, मेजर कमीशन रिपोर्ट। वो बहुत अहम थी। हाँ, उसमें क्या निकला? उसने साफ तौर पे कहा कि कनाडा की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, और CSIS यानी कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा जी, और सरकार की तरफ से भी गलतियों की एक पूरी श्रृंखला हुई थी। मतलब एक के बाद एक गलतियों की श्रृंखला। क्या मतलब, किस तरह की गलतियां? क्या सूत्रों में कुछ बताया गया है? हाँ, रिपोर्ट ने खास तौर पर एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी, मिली हुई चेतावनियों को नजरअंदाज करने और जो संदिग्ध थे उन पर निगरानी रखने में जो चूक हुई, उन सब की तरफ इशारा किया। मतलब खुफिया जानकारी शायद थी, लेकिन उस पर सही से काम नहीं हुआ, तालमेल नहीं था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सबक था कि अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां अगर मिलकर काम न करें, जानकारी साझा न करें, तो नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये तो वाकई गंभीर व्यवस्था की विफलता लगती है। क्या इन सब के बाद कुछ बदला, कुछ ठोस कदम उठाए गए? हाँ, काफी कुछ। इन घटनाओं और जांच के नतीजों के बाद
कनाडा ने कनिष्क प्रोजेक्ट शुरू किया। पहला चरण 2011 में आया। अच्छा, कनिष्क प्रोजेक्ट। हाँ। इसमें क्या था? इसका मकसद था आतंकवाद विरोधी रिसर्च में पैसा लगाना और साथ ही पीड़ितों की याद में कार्यक्रम वगैरह आयोजित करना। और इस त्रासदी की जो विरासत है वो तो आज भी जिंदा है। 9/11 से पहले ये दुनिया का सबसे घातक एविएशन टेररिज्म का हमला था। सही कहा आपने। इसकी भयावहता ने और फिर जांच में जो कमियां सामने आईं, उसने कनाडा और दुनिया भर में हवाई सुरक्षा को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और वो स्मारक जो बनाए गए हैं टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा, मॉन्ट्रियल में और आयरलैंड के हरकिस्टा में भी। हाँ, वो स्मारक हमें उन 329 मासूम जिंदगियों की याद दिलाते हैं। अभी जून 2025 में इसकी 40वीं बरसी भी मनाई गई है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो एयर इंडिया 182 बमबारी एक भयानक त्रासदी थी। खालिस्तानी चरमपंथ इसकी वजह बना। हाँ, और जांच बहुत जटिल रही, महंगी रही और आखिरकार कई लोगों के लिए असंतोषजनक भी, जिसमें कनाडाई अधिकारियों की गंभीर विफलताएं भी सामने आईं। लेकिन इस घटना ने कनाडा और दुनिया भर की हवाई सुरक्षा पर एक गहरा और स्थायी असर डाला है। बिल्कुल, जिसे आज भी स्मारकों और लगातार हो रही रिसर्च के जरिए याद रखा जाता है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरी त्रासदी की जांच में जो गलतियां सामने आईं, उनसे भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों के लिए ऐसे कौन से जरूरी सबक मिलते हैं जिन पर आज भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है?